नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है क्लास 12 CBSE के बच्चों के लिए, आज हम उसके अंदर में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। देखिए गलती क्या होती है इन क्वेश्चंस के साथ में कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमेज के साथ में जो क्वेश्चन दिया है सिर्फ उसको रीड करके जाते हैं घर से। ऐसा नहीं करना है, पूरी तरीके से इमेज का अध्ययन कीजिए। क्या क्वेश्चन कब आ जाए ये तो रिपीट होते नहीं, ये वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक इंसाइट मिल जाएगी इस वीडियो के बाद में कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन ना कॉम्पिटेंसी के नाम पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना। और कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसपास की बेसिक अर्थव्यवस्था की नॉलेज लेके चलनी है, इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बिना समय ज़ाय किए इस वीडियो के अंदर में सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमारे सामने इमेज है, एक तरफ नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, एक तरफ रियल जीडीपी दे रखी है। तो देखिए समझिए, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लिया जाता है, और रियल जीडीपी निकालने के लिए प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में रियल जीडीपी को अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, लेकिन दोनों ही वेलफेयर की निगाह से ज़्यादा अच्छे इंडिकेटर्स नहीं होते। लेकिन अगर फिर भी पूछें कि नॉमिनल रियल में कौन सा बढ़िया, तो रियल बढ़िया, क्योंकि रियल में आप किसी एक बेस प्राइस से कंपेयर करते हैं। मान के चलिए आपके देश में सिर्फ प्राइजेस भरते गए हैं, क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, तो नॉमिनल जीडीपी तो फिर भी आपकी बढ़ी हुई आएगी, लेकिन रियल जीडीपी बढ़ी हुई नहीं आएगी, क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइस तो सिर्फ एक ही ईयर के लेने हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि देश में एक्चुअली ग्रोथ नहीं हुआ है। अब हम सीख ही रहे हैं तो साथ में आप जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी समझ लीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर या करंट प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ही बात होती है। जीडीपी डिफ्लेटर का हमारे पास फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो इससे रिलेटेड आपके पास में जीडीपी के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे जो इसमें एरोज हैं वो इंडिकेट करते हैं, देखिए नॉमिनल जीडीपी बढ़ने से वास्तविक में नहीं पता चलता कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन रियल जीडीपी बढ़ने से चलता है। और अगर रियल जीडीपी गिर रही है और नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब देश में भाई दिक्कत हो रही है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो करंट प्राइस पे डिपेंड करती है, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करते। भाई आप अपने आप को अगर कंपेयर करो, मैंने कहा मेरे 70% आए 12th में, बढ़िया है, लेकिन जब कंपेयर कर दिया कि 10th क्लास में तो 90 आए थे, तो भाई खराब है। तो रियल जीडीपी तो भाई बेस ईयर से कंपेयर करके निकलता है, तो रियल जीडीपी गिरना मतलब खराब चीज़ मानी जाएगी, भली नॉमिनल जीडीपी बढ़ी क्यों ना रही हो। नेक्स्ट हमारे पास इमेज दे रखी है, कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ पेपर वर्क कर रही हैं। तो देखिए ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। होता क्या है, इसके अंदर लोग ना कुछ अमाउंट को पूल करते हैं, पूल मतलब इकट्ठा करते हैं, और अपने मेंबर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, काफ़ी लो होता है, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। खास करके रूरल एरियाज़ में जो औरतें होती हैं उनको ये काफ़ी हेल्प करता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है कम होती है, और सभी को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए पैसा दिलवाया जाता है। इसमें विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये रूरल डेवलपमेंट कैसे करता है, क्योंकि भाई क्रेडिट फैसिलिटीज से वो अपनी नॉर्मल मार्केटिंग वगैरह, अपना सब्सिस्टेंस क्राइसिस वगैरह को कवर कर सकते हैं, और विमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर बैंक से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का सबसे बेस्ट एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने एक सी रूट दिया हुआ है, जो कि आप अगर देख पाएंगे तो देखिए इंडिया, मैं रेड से करता हूँ, इंडिया और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये यूनाइटेड किंगडम वगैरह हो गया, ऊपर का रशिया हो गया, इनको कनेक्ट कर रहा है इस वाटर रूट के थ्रू, जो कि अफ्रीका के भी बीच से जाता है। तो ये स्यूज़ कैनाल है, और जो स्यूज़ कैनाल है वो 1869 में स्टार्ट हुआ था, और इसने 8000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसको कम कर दिया था इंडिया और यूरोप के बीच में। इससे ट्रेड के, ये देखिए इसमें नाम भी लिख रहा है स्यूज़ कैनाल, और इसमें जो ट्रेड है वो बूस्ट हुआ था, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, और टाइम सेविंग ये हमारे लिए रूट था। व्यापार हमारा इंडिया का स्यूज़ कैनाल से स्टार्ट हुआ, यूरोपियन कंट्रीज तक सामान आता जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर इसमें मेनली यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वहाँ से इंडिया का कनेक्शन होता था, सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के काम में आता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड इमेजेस हैं, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। देखिए नेक्स्ट इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज है, बिल्कुल डिटेल से आपको समझाऊंगा, ऐसे कि जैसे मैं ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग साथ में मिलकर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। भाई पेपर में आ गया तो कह रहा है वेल आई लेफ्ट हाफ, मैंने आपके लिए आधा छोड़ा है। वॉट आर यू ग्रीडी, लालची हो रहे हो। तो देखिए हुआ क्या है, ये जो रिच पीपल है, इसका टैग देखिए, रिच पीपल है, खा क्या रहा है, इनकम। नाम देखिए, वो पाई को छोड़ दीजिए, उसका आधा हिस्सा इसने खा लिया, ये अकेला है, और बाकी का आधा गरीब लोगों के लिए, यानी कि बाकी 90% लोगों के लिए छोड़ दिया। और क्या कह रहा है, वेल
मैंने आपके लिए आधा छोड़ा है। ग्रीडी क्यों हो रहे हैं भाई? खुद आधा खा लिया है इस सेक्शन ने और इनसे ग्रीडी की बात कर रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, हमारे देश में जो जीडीपी है, मैंने कहा कि भाई जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी 100 आउटपुट की है ना। इनकम कितनी है? नेशनल इनकम भाई 100 आउटपुट की है। उसमें से जो रिच सेक्शन है वो 90 है और पुअर सेक्शन 10 है। प्रॉब्लम इज दिस कि भाई देश में जब तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप कम नहीं होगा, तो सोशल इनजस्टिस को बढ़ावा मिलेगा। जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं दिखा पाता है, तो जिससे प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें रिच और पुअर सेक्शन में क्या डिफरेंशिएशन है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। जीडीपी तो उसे बता दिया 100 है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। अगर हम कह रहे हैं भाई जीडीपी तो बढ़िया है इनकी, ये देश तो बढ़िया है, लेकिन देश में एक्चुअल वेलफेयर नहीं है क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ठीक नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम पर है। इस इमेज में हमारे पास में एक ड्रेन दे रखा है और जिसमें सारा का सारा पैसा हमारा चला जा रहा है। तो जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो हमारे यहाँ का सारा वेल्थ, सारी की सारी संपत्ति वो ड्रेन कर अपने नेशन में ले गए, सोने की चिड़िया को कंगाल कर गए। तो ये जितना भी पैसा है वो ड्रेन में जा रहा है, यानी कि आपके देश के जो रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, इनकम है, वो सब दूसरी ओर चैनलाइज हो रही है। तो ये वेल्थ का ड्रेन दिखाता है देश के अंदर में। नेक्स्ट इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज है और हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करती है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये जो फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, फॉर्मल सेक्टर वहाँ जहाँ 10 से ऊपर लोग होते हैं, सारा का सारा पब्लिक सेक्टर फॉर्मल सेक्टर है, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो होते हैं। हो क्या रहा है, ये जो फॉर्मल सेक्टर वाले हैं शिफ्ट होते चल रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ में। इनफॉर्मल सेक्टर वो है जहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो नहीं होते, 10 से कम लोग काम करते हैं। तो ये ऐसा, ये जो टॉपिक है इसमें इसके साथ प्रॉब्लम ये है, बच्चे इसको टॉपिक को तो पढ़ते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे, इसका असर नहीं पढ़ते। समझिए फॉर्मल सेक्टर कम हो क्यों रहा है, इसको समझिए। हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करना, जॉब पा लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर के। भाई आप बैंक का पीओ बन के दिखाओ, फॉर्मल सेक्टर है, लेकिन अगर दुकान में आपको सफाई वगैरह काम है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब लेना आसान है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है देश की कि चीप लेबर हर जगह पर अवेलेबल है, इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल की सेक्टर की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं। इसको कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, जो कि हमारे देश का एक कंसर्न है। कंसर्न क्यों? देखिए फॉर्मल सेक्टर काफ़ी बेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं और सरकारी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर थोड़ा सा रिस्की है, सिक्योरिटी थोड़ी सी इसके अंदर कम होती है, कुछ इसकी दिक्कतें हैं। बाकी दोनों रोजगार जनरेट करते हैं, दोनों ही जीडीपी में योगदान देते हैं। तो सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना था इस सिचुएशन को। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन है, एक ट्रेंड देखा गया है कि लोग फॉर्मल सेक्टर से शिफ्ट होकर इनफॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो इमेज दे रखी है उसमें पहले लिबर्टी वर्ड का मतलब बताया। तो लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, एक व्यक्ति को रिस्ट्रिक्शन से दूर कर देना, अलग कर देना, उसे हम लिबर्टी कहते हैं। लेकिन लिबरलाइजेशन क्या है भाई? 1991 में इंडिया में एक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिससे जो आज का मार्केट हम जानते हैं वो फ्रेम हो पाया। इसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट किया गया, जिसमें रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए अर्थव्यवस्था के ऊपर पे। विदेशी कंपनियां इजीली हमारे देश में एंटर कर सकती थी, टैक्सेस हमने कम कर दिए, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही ईजी फ्री फ्लो हो गया और सब कुछ ज़्यादातर डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होने लगा। पहले कंट्रोल करके रखते थे, फिक्स्ड रख के रखते थे, अब ये फ्लोटेशन हो गया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, सब कुछ मार्केट फोर्सेस पे आ गया। तो इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि भाई क्या ऐसी ज़रूरत रही कि भाई लिबरेशन की ज़रूरत पड़ी? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, फिजिकल डेफिसिट था हमारे देश में, और डोमेस्टिक जो हमारी PSUs थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो बिल्कुल सिक हो चुके थे, बेकार हो चुके थे। पब्लिक के पास में प्रॉपर पैसा नहीं था और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे थे देश में, जिसके कारण से हमें लिबरेशन की आवश्यकता पड़ी। तो लिबरेशन को समझाया गया है 1991 की पॉलिसी के कंसर्न में। नेक्स्ट इमेज हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ये इमेज में पूछा है भाई कौन सा मूवमेंट है, तो देखिए चिपको मूवमेंट है। हुआ क्या था, जब ये जो पेड़ हैं, जंगल के पेड़ हैं, इनको काटने की जब बात आ रही थी तो वहाँ के आसपास की कम्युनिटी के लोगों ने उस पेड़ से चिपकने का डिसीजन लिया कि भाई हमें काटना पड़ेगा इस पेड़ को काटने से पहले, और उस कम्युनिटी ने अपने आसपास के सभी पेड़ों को, यानी कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होने से बचा लिया। पेड़ पौधे हैं ना, ये आसपास का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, इन्हीं की वजह से भाई जानवरों का हैबिटेट है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम और फूड चेन का एक एसेंशियल पार्ट है, और ऑक्सीजन लेवल बनाए रखते हैं, क्लाइमेट को एडजस्ट करते हैं, आसपास की ह्यूमिडिटी को एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ हमारे लिए वरदान की तरह ही है। तो उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि कैसे आसपास की कम्युनिटी ने स्टैंड लिया
अफॉरेस्टेशन यानी डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और पेड़ों की इंपॉर्टेंस समझाई। देखिए नेक्स्ट इमेज को समझिए। जब जीडीपी आपकी हाई होती है ना तो आप आनंद में होते हैं, है ना। जो नीचे के लोग हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि भाई जिस कंट्री की जीडीपी हाई है वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, समझिए इस बात को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है। हम सोचते हैं भाई डेवलपमेंट को नापना, डेवलपमेंट को कैसे नापें, कोई एक पैरामीटर थोड़ी ना हमारे पास में, तो भाई जीडीपी को नापा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने का तरीका माना जाता है भाई जीडीपी नापो। कैसे? जीडीपी अच्छी होने से ना लाइफस्टाइल अच्छा होता है, स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है। और इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है कि जीडीपी का फ़ायदा सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन जो एक्चुअल इसका रिप्रेजेंटेशन है इमेज का वो यही है कि हायर जीडीपी मीन्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। और जीडीपी इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? ह्यूमन कैपिटल पे एक्सपेंडिचर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। इन चीज़ों से जीडीपी इंक्रीज होती है देश की। गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम जीडीपी इंक्रीज करने का काम करते हैं। हमें जो केस स्टडी दी हुई है उसमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन दिखाया गया है और हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर के अंदर में बी कीपिंग आ जाता है, फ्लोरल यानी कि फूलों से रिलेटेड प्रोडक्शन आ जाता है, और डिफरेंट वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो इन सबको मिलाकर हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का पोर्शन पूछे तो हॉर्टिकल्चर लिखना है, बी कीपिंग से रिलेटेड पूछे तो हॉर्टिकल्चर लिखना है। इससे क्या है भाई, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है भाई, हनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी कीपिंग करके भाई हनी को बेचा जाता है, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल के पेपर में। नेक्स्ट जो इमेज हमें दे रखी है वो हमें दिखाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक व्यक्ति के पास में वेल्थ ज़्यादा प्रपोर्शन, ज़्यादा मात्रा में है और दूसरे समुदाय या दूसरे व्यक्ति के पास में पैसा कम है। तो ये डिसबैलेंस दिखाता है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इससे भाई सोशल इनजस्टिस होता है। रिच और पुअर में जब गैप काफ़ी बढ़ जाता है तो समाज में उनके साथ भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रकार की पॉलिसीज़ लेके आती है, जैसे लग्जरी गुड्स पर क्या लगाती है, हैवी टैक्स लगाती है, और गरीबों को सब्सिडी देती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि दिक्कत किसकी वजह से ठीक हो सकती है। देखिए नेक्स्ट वाले इमेज में सवाल आया था, वो आया था कि भाई इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का ह्यूमन कैपिटल में भाई कैसे इन्फ्लुएंस करता है और क्या रिलेशन है। तो देखिए सीधी बात है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? व्यक्ति के स्किल्स अच्छे होना, हेल्थ अच्छी होना, आसपास के लोगों में ऐसी टेक्निकल एडवांसमेंट हो जाना जिससे वो नए डिस्कवरीज कर पाएँ, इनोवेटिव आइडियाज़ को थिंक कर पाएँ। तो देखिए क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? किसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से करना, और इनोवेशन का मतलब है कोई नई चीज़ ही कर देना। मैं एग्जाम्पल के बतौर समझाता हूँ। भाई क्रिएटिव मतलब आपने भाई वाटर बोतल बना ली, तो वाटर बोतल के ऊपर हैंडल लगाना क्रिएटिविटी है, ठीक है। उसके ऊपर ग्रूव्स बना देना जिससे इजीली उसे होल्ड किया जा सके, वो क्रिएटिविटी है। लेकिन एक ऐसी बोतल बना देना जो गर्म पानी को गर्म, ठंडे पानी को ठंडा रखे, गर्म पानी को गर्म, ठंडे पानी को ठंडा रखे, वो इनोवेशन है। तो ह्यूमन कैपिटल जब तक नहीं होगा, हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है, 12th तक बच्चा पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर ली, जानकारी कुछ नहीं है, नए विचार नहीं है, वही किताबों वाला ज्ञान चल रहा है। नए विचार कब आएंगे? जब हमारा ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होगा, बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन स्ट्रांग होगा। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को ये नहीं पता क्यों पढ़ रहा है, आफत लग रहा है, एक्स्ट्रा में पढ़ाया जा रहा है। जब मज़ा आना शुरू हो जाएगा ना कि यार मैं इससे सीख सकता हूँ, मैं अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इकोनॉमिक्स पढ़ के जान सकता हूँ, तो उसके अंदर में एडवांसमेंट होगा। तो ह्यूमन कैपिटल कैसे जननी है भाई? इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ की, क्योंकि वो आपके अंदर स्किल्स डेवलप करता है, आपके अंदर वे ऑफ थिंकिंग जनरेट करता है। हेल्दी व्यक्ति भाई साउंड माइंड, साउंड बॉडी में ही हो सकता है। तो इसलिए हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो इनोवेशन, चीज़ों को डिफरेंटली किया जाएगा, एंड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर अचीव किए जा सकेंगे। तो ये आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास में जो इमेज है वो आप खुद भी देख के समझ सकते हैं भाई, ये बार्टर सिस्टम है। और बार्टर सिस्टम क्या है भाई? जब सामान के बदले में, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज चलता है, सामान के बदले में जब सामान को एक्सचेंज किया जाता है, तो बार्टर सिस्टम का पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है भाई, ये जो लेडी है जो फिश को जो ट्रांजैक्ट कर रही है, कुछ गेहूँ वगैरह की मदद से कर रही है, और ये आपस में कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन सामान के बदले में सामान है, करेंसी कहीं नहीं है। ये भी जो सामान है ये एक्स के बदले में क्या कर रहा है, आदान प्रदान चल रहा है। तो बार्टर सिस्टम का बात बताया गया है। और इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक ड्रॉबैक भी हम देख सकते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये होता है, बार्टर सिस्टम के अंदर पहली बात तो मेरा वाला सामान दूसरे के लिए ज़रूरी होना चाहिए, और दूसरे के पास जो सामान है वो मेरे लिए ज़रूरी होना चाहिए, तभी कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये दिक्कत किसने ठीक कर दी भाई? पैसे ने। पैसा तो भाई यूनिवर्सल है, कोई भी उसे लेने से मना नहीं करेगा। तो इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत मनी के आने से क्या हो गई, खत्म हो गई बार्टर सिस्टम के अंदर में। जो नेक्स्ट इमेज है वो देखिए, सूखी ज़मीन है, यानी कि किस कंडीशन को जाती है भाई? ड्रॉथ को दर्शाती है, यानी जब सूखा पड़ जाता है।
इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला सबसे बड़ा फैक्टर है भाई क्लाइमेट चेंज, भाई सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ने से भाई हीट इतनी आ रही है कि भाई पानी नहीं सूख पा रही ज़मीन, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो गई है जिससे ज़मीन सूखी हो गई। इसके इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं भाई, फेमाइन आ सकते हैं, फ्रिक्वेंट भुखमरी आ सकती है। तो ग्रेट बंगाल फेमाइन जिससे हमारे देश में हुआ था, तो ये जो है ये ड्रॉट यानी क्लाइमेट से रिलेटेड बोला जा सकता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जाएगा। इसको कैसे रोका जा सके, तो देखिए रोकने का तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल की जा सके, पेड़ लगाए जाएं, और हीटिंग इफेक्ट जिससे कम हो भाई, कार्बन एमिशंस जितना कम से कम हम कर सकेंगे। कार्बन एमिशन मतलब ये जो गाड़ी वगैरह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आने से भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिससे हीट यहीं ट्रैप रह जाती है। वो मेजर कारण है ड्रॉट होने का। तो जितने हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो जाएंगे उतना कम हमें ड्रॉट्स देखने को मिलेगा। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी अगर ड्रॉट हमने कम कर लिए तो ये ह्यूमन के आगे जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। नेक्स्ट इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड इमेज है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखिए पहले हेडिंग पढ़िए, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आज़ादी के बाद में ये जो गोरे लोग हैं ये तो भाई हमारा देश छोड़ के निकल रहे हैं अपने इंग्लैंड में। हम कह सकते हैं देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये जो इमारत है ये भारत में ही हो सकती है। तो इसका मतलब ये लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, शिप में बैठ के जा रहे हैं तो देश ही छोड़ के जा रहे होंगे भाई। तो हो क्या रहा है भाई, हम अंदर बात कर रहे हैं फ्रीडम फॉर इंडिया, गुड बाय ग्रेट ब्रिटेन, टाटा बाय बाय करने आए हम ब्रिटेन को, लेकिन ज़रा अंदर की हालत देखिएगा, हम आपस में लड़ मर रहे हैं। यानी जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए थे तो हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं थी, दिक्कत थी। पहली दिक्कत तो आप सोशल समझ सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था तो सामाजिक टेंशन तो थी ही, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स की तरफ से आंसर लिखना है तो क्या क्या फीचर्स थे जब ये अंग्रेज़ हमें छोड़कर गए तो वो बताने हैं। पहला तो भाई स्टैगनेंट ग्रोथ थी, रुकी हुई ग्रोथ थी। रैम्पेंट पॉवर्टी, याद रखिए जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, रैम्पेंट पॉवर्टी, गरीबी थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, पर कैपिटल इनकम बहुत लो थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बिल्डअप नहीं था। सेमी फ्यूडल सिस्टम था, गुलामगिरी थोड़ी बहुत चलती थी। तो ये सब दिक्कतें थी जब अंग्रेज़ हमारा देश छोड़कर जा रहे थे। तो सोचिए उसको हमने कोप अप करके कितना अच्छा अपना इंडिया हमने बनाया है। तो अभी भी कुछ लूप होल्स हैं, हर चीज़ में दिक्कत होती है, लेकिन उस टाइम को अगर देखा जाए जैसा वो हमें छोड़कर गए थे, हमारी अचीवमेंट ही मानी जाएगी कि हमने इसे कोप अप कर लिया। 1991 की पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में तो और अच्छी अर्थव्यवस्था के चांसेस हमारे, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए ओपन हो गई हैं। तो इसको क्या समझाना है आपको, इसके आंसर में क्या लिखना था आपको, इसके आंसर में फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखनी है जो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी। वो आपके पास लिस्ट में होगा और हमारी वीडियो में भी हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ अलग से पूरी इंडियन डेवलपमेंट की वीडियो में। देखिए नेक्स्ट इमेज को ढंग से समझिएगा। ये जो लेडी है ये इंडियन तो नहीं लग रही, बालों के हाव से देख लीजिए आप, पहनावे से देख लीजिए आप, है ना। मैं स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इंडियन नहीं लग रही। लेकिन जो ये लेडी है, इस लेडी के कंपैरिजन में तो काफ़ी इंडियन लग रही है। जो जूड़ा बना हुआ है, साड़ी पहनी हुई है। तो सैटेलाइट की मदद से ये अलग अलग कंट्रीज़ के, क्योंकि भाई दुनिया बनी हुई है ना, दुनिया का मतलब क्या है, ग्लोबल हो गए, तो कनेक्शन बैठ रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये है क्या, पूरा कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण से ये मुमकिन हो पाया है जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरी देश से मिल जाए विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये आपस में क्या कर रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ रही है बात करने की, ज़रूरत ये पड़ रही है भाई बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स। जो काम आप नहीं करते खुद, वो दूसरे से करवा लो, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो। भाई जूता बनाने की कंपनी जूता बना देगी, डिब्बा किसी और से बनवा रही है, ऐसा क्यों? उसकी मशीन लगाएगी, कॉस्टिंग बढ़ाएगी, खुद जानती भी नहीं कि वो काम दूसरे स्पेशलाइज लोगों से करवाओ, और उन जगहों से करवाओ जो कि वहाँ पर अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है, स्पेशलाइज्ड है। विदेशों में वो चीज़ अच्छी चल रही है तो हमने वहाँ की सुविधा ले ली, हमने बीपीओ कर दिया। लेकिन बीपीओ से भाई बातचीत कैसे होगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अच्छा होगा तो हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी मदद से बीपीओ पॉसिबल हो पाया इंटरनेशनली। देश के अंदर तो हो सकता है लेकिन इंटरनेशनली पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की मदद से। तो बीपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनकम इंक्रीज होती है, मेन बात तो भाई जीडीपी हमारे देश की बढ़ रही है, तो इससे उसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है उस जगह का, और स्किल सीखते हैं हम, विदेशी लोगों के स्किल्स भी सीख पाते हैं हम इजीली, शेयर होता है उसमें। नेक्स्ट काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इमेज दे रखी है, तो देखिए अनस्टेबल इकोनॉमी। पहले तो उसको समझिए अनस्टेबल इकोनॉमी क्या है। या तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है या डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कब ज़्यादा होते हैं, जब डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा डिसइक्विलिब्रियम चल रहा होता है। तो सेंट्रल बैंक ने क्या करा, मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, और मनी सप्लाई कंट्रोल होने से क्या होता है भाई, स्टेबिलिटी आती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान के चलिए बहुत महंगाई चल रही है। महंगाई का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब डिमांड मार्केट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तभी इन्फ्लेशन होगा।
तो होगा क्या, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें लोगों से परचेजिंग पावर कम करनी है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई कम कर देंगे। कैसे कर सकते हैं मनी सप्लाई कम? बैंक रेट बढ़ा दें, रेपो रेट बढ़ा दें, रिवर्स रेपो रेट कम कर दें, तो उसकी रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास में जो मनी सप्लाई है मार्केट से कम हो जाएगा। और मार्केट से जैसे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, समझिए ना, मार्केट से मनी सप्लाई कम होने का मतलब है कि मार्केट से पैसा कम हो गया, तो लोगों के पास में परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने से डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, तो मार्केट किसमें आ गया, स्टेबल हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी का असर बताना है, कोई भी आप एक एग्जांपल लेके बैंक रेट वगैरह का लेके समझा सकते हैं। मैंने मनी एंड बैंकिंग की वीडियो में इसको बिल्कुल डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी की भी सेंट्रल बैंक के द्वारा जाती है, तो लिखा भी सेंट्रल बैंक हुआ है, इससे आप समझ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट इमेज को समझना काफ़ी ज़रूरी है ना, ये आपको काफ़ी एक अच्छा ही इंसाइट दे देगा चैप्टर से रिलेटेड। हो क्या रहा है, ये जो फार्मर को ध्यान से देखिए, ये क्या सोच रहा है, विद इक्वल साइज ऑफ लैंड। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, दोनों किसानों के पास में सेम ज़मीन है, सेम एरिया है ज़मीन का, फिर भी यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, फिर भी इसने ज़्यादा अनाज कैसे उगा लिया मेरे कंपैरिजन में, सोच रहा है। तो इस बात को समझिए, इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा दूं तो मज़ा नहीं आएगा। तो समझिए कि भाई ज़मीन जायदाद से कुछ नहीं होता, आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिला दीजिए जिसको कुछ नहीं आता, स्किल्स बिल्कुल जीरो हैं, तो उसे बर्बाद कर देगा। कितने भी अच्छे रिसोर्सेज किसी भी व्यक्ति को ऐसे को दे दिए जिसमें स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं पता है, तो उसे वेस्ट ही कर देगा। लेकिन अगर आप एवरेज टाइप ऑफ रिसोर्सेज किसी एक टैलेंटेड व्यक्ति को दें, स्किल्ड व्यक्ति को दें, तो वो उस एवरेज रिसोर्सेज का भी इस तरीके से इस्तेमाल करेगा जो कि मोस्ट एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड होगा। तो इसका मतलब व्यक्ति का ह्यूमन कैपिटल होना, ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल के। इसमें ह्यूमन कैपिटल कौन सा इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें स्किल्स हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है। देखिए भाई, पढ़े लिखों का व्यापार ही अलग होता है। आपने कई बार कहावत सुनी होगी, कोई भी व्यापार कर लो, कुछ भी दुनिया में कोई चीज़ कर लो, अगर आप पढ़े लिखे हो ना, आपको एक एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये जो फार्मर है, अगर इसके पास स्किल्स हैं, डाइवर्सिफाइड इसने करा अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को, इसने टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करा, इसने अपने क्रेडिट को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करा, तो इसका मतलब ये एजुकेटेड है और अपने लिए ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगा एज कंपेयर टू अदर पर्सन। तो हम इसमें एजुकेशन का रोल लिख सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट लिख सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स लिख सकते हैं, उसी ज़मीन पर ज़्यादा आउटपुट उगाने के लिए क्या क्या किया जाए, है ना। तो कई सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सबको पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर में कि भाई हॉर्टिकल्चर से जो भी रिलेटेड इसमें चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें अगर ये लोग एक मधुमक्खी और बैठा देते तो और मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी हॉर्टिकल्चर में देखिए फ्रूट्स, ये मैंगो है तो फ्रूट्स का प्रोडक्शन आता है, वेजिटेबल यहाँ पे टोमेटोज टंग रहे हैं तो यानी कि वेजिटेबल प्रोडक्शन आता है, और साइड से फूल भी लगा हुआ है जो कि फ्लोरल यानी कि फ्लावर का प्रोडक्शन दिखाता है। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कह सकते हैं, प्लांट्स कह सकते हैं, वेजिटेबल्स कह सकते हैं और फ्रूट्स कह सकते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। बी कीपिंग भी इसके अंदर में आती है, तो उसका एक कंपाइलेशन करके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इमेज क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। और उसका मैं रेवोल्यूशन आपको बता चुका हूँ, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए, याद रखिएगा। अब ये जो इमेज है क्या दर्शाता है, देखिए ऊपर है ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं धीरे धीरे करके और हमारे शहरों पर ही आ जाएंगे बाढ़ बनकर। तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, समय बहुत कम है, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, एक्ट करो। तो पहली बात तो क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हर साल राइज होता चला जा रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है। बाढ़ ही नहीं, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ में आ रही है, नई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं इसके कारण से। और ग्लेशियर्स हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो हमें कौन सा एक्ट करने की बात कर रहा है, पहला एक्ट कार्बन एमिशन कम कर देना, दूसरा क्या करना है, पॉल्यूशन कम करना है, तीसरा रिसाइकिल करना है, चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कल के लिए सोचकर चलें, आज की ज़रूरतें पूरी करते करते। तो ओवरऑल आपका आंसर इससे बन जाएगा। नेक्स्ट इमेज कई बार पेपर में आए हुए हैं, तो आपने सैम्पल पेपर्स में भी देखी होगी। तो इस इमेज में क्या दर्शाया गया, यह है कैजुअल लेबर। देखिए कैजुअल लेबर क्या होता है, इस बात को समझिए। कैजुअल लेबर वो लेबर होती है जो परमानेंट हायर्ड नहीं होती, जो जब काम होता है तो बुला ली जाते हैं, पैसे दे दिए जाते हैं और बेच दिया जाता है, इनका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। ये जो ईंटों का भट्टी है जिसके अंदर में इनको पकाया जाएगा और ईंट बनाई जाएंगी, इनको मोल्ड करने के लिए बुला लिया जाता है और जब इनका काम हो जाता है ये चले जाते हैं, इनको कोई परमानेंट सैलरी नहीं मिलती। तो ये कैजुअल वर्क को दर्शाता है। और हमने देखा हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में कैजुअलाइजेशन देखने को मिला, लोग हायर्ड वाला छोड़कर कैजुअल की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं। कैजुअल लेबर के कारण से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट जो इमेज है इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, याद रखिएगा नॉन कन्वेंशनल।
नॉन कन्वेंशनल सोर्स वो हैं जो अभी अभी स्टार्ट किया हमने, जो कि पॉल्यूशन फ्री तरीके से हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर पैनल में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, बिजली प्रोड्यूस करता है। विंड एनर्जी में कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, बिजली प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम कन्वेंशनल सोर्सेज पे चलते हैं, पेट्रोल पे चलते हैं, कोयले पे चलते हैं, लेकिन अगर जितना जल्दी हम नॉन कन्वेंशनल को अपना लेंगे हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्या बताया मैंने बेनिफिट? वो याद करिए, कार्बन एमिशन नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का रेसिड्यू नहीं बचता, कुछ जलने के बाद कुछ राख बचे, कुछ नहीं बचता, और मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूरज की रोशनी क्या है, रिन्यूएबल है, बार बार आती रहेगी। विंड क्या है, रिन्यूएबल है, बार बार चलती रहेगी। तो क्लीनर सोर्स ऑफ हमारे पास एनर्जी है। क्लीनर सोर्स वर्ड हम यूज़ करेंगे, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेजर प्राइम तरीका क्या है करने का? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाना, जो कि हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के थ्रू मिलेंगे। हमारे पास इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो इंडिया के पास में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एनर्जी को टैप करने का, क्योंकि इंडिया में रिच सोर्सेस है विंड एनर्जी कई जगहों पर और सोलर एनर्जी का। नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज है, ये एनसीईआरटी बेस्ड इमेज है। इसमें देखिए मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, लोग कम्यून कर रहे हैं, मशीनों के इस्तेमाल से काम चल रहा है। तो ये है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चाइना ने इंट्रोड्यूस करा था अपने देश के अंदर में 1958 टू 1962 के अराउंड में, माओ के द्वारा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मेन एम क्या था? वाइड स्प्रेड, ये वर्ड याद रखिएगा, काफ़ी काम में आएगा। वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर घर के पीछे एक इंडस्ट्री हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन एम था, वाइड स्प्रेड हो जाना, फैल जाना पूरे देश के अंदर में। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर चाइना का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड को उसका हम क्रेडिट देते हैं। यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या है? ग्रेट मतलब महान, लीप मतलब छलांग, और फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। तो वही उसका एक नेम का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज है, इसमें देखिए पोलर बेयर है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इसका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है। तो ये भी क्या है बेटा हमारे पास में? ग्लोबल वार्मिंग। उसके बारे में सारा का सारा पोर्शन लिख देना है, उसके इफेक्ट लिख देने हैं, और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज दे रखी है उसमें देखिए पेड़ कटे हुए हैं। तो पेड़ कटना यानी कि डिफॉरेस्टेशन। तो कौन सी दिक्कत है बेटा? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है भाई? सारे पॉइंट सुनिए। पहला लैंड डिग्रेडेशन, दूसरा सॉइल इरोजन, तीसरा जानवरों का नेचुरल हैबिटेट खत्म, चौथा बायोडाइवर्सिटी का अंत, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस। तो ये सब प्रभाव हैं डिफॉरेस्टेशन के। सारे पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर दीजिए। कैसे रोका जा सकता है भाई? ये एफॉरेस्टेशन लेके आइए, प्रोटेक्टिव ट्रीज कर दीजिए, कई सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इसमें पेड़ नहीं काटे जाते हैं। और जितना ज़्यादा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन को रोक पाएंगे। तो कुछ तरीके हैं डिफॉरेस्टेशन को कम करने के। और ये मैं इमेज दे रखी है भाई 1000 का और 500 का नोट बंद। यह है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से क्या होता है भाई? ब्लैक मनी कर्व होता है, ख़त्म करते हैं हम उसको, और जो ओल्ड करेंसी है उसकी न्यू करेंसी हम सर्कुलेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, मनी सप्लाई को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब उसके क्या रहे थे? कारण रहे थे जिससे डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ था। आई होप आप सभी को इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। और जो मैंने आपको कहा भाई, एक क्वेश्चन याद नहीं करके जाना, इमेजेस को अच्छे से समझिए, बहुत टफ नहीं आ जाएगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। तो इन इमेजेस को आप एक बार और देख सकते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया और मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आपका दिन शुभ हो।